नमस्कार, सुप्रभात। आज हम सभी लोग माखला चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित कैदी और कोकिला नामक पाठ के तीसरे भाग का अवलोकन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, कैदी और कोकिला नामक जो शीर्षक है, इस शीर्षक के माध्यम से रचनाकार उस समय देश में चलने वाली जो क्रांतिकारी योजनाएं थी, देश को आज़ाद कराने वाली जो गतिविधियां थी, उन्हीं गतिविधियों को अपनी रचना का प्रसंग बनाते हुए लिखने का प्रयत्न किया जाता है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश जब गुलाम था, तो ऐसे स्थिति में पूरे देश में देशभक्ति भावनाएं और देश को आज़ाद कराने के लिए जो हमारा युवा वर्ग होता है, जो भारतीय लोग होते हैं, जनमानस होता है, बहुत चढ़ बढ़कर हिस्सा लेता है। और ऐसी स्थिति में देश को आज़ाद कराने के लिए जिस तरह से देश में व्यापक स्तर पर आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों को दबाने के लिए जो ब्रिटिश सरकार होती है, वह नाना प्रकार के प्रयास करती है। कहीं पर लोगों को बंदी बनाया जाता है, कहीं उन्हें सजाएं दी जाती हैं। ऐसे में कुछ भारतीय लोगों को बंदी बना दिया जाता है और जेल में रख दिया जाता है। ऐसे जेल में रखने के बाद उन पर तमाम तरह की यातनाएं, तमाम तरह की सजा दी जाती है। जेल में उन्हें बलपूर्वक उनसे काम कराया जाता है और इस तरह से उनकी जेल में क्या स्थिति होती है, उसी स्थिति को अपने प्रसंग के माध्यम से माखला चतुर्वेदी जी द्वारा इस पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इन पंक्तियों के माध्यम से रचनाकार हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि हमारे भारतीयों की क्या दुर्दशा है, और ऐसे में भारतीयों का जो साहस है, जो धैर्य है, उसे किस प्रकार से एक कोयल बढ़ाने का प्रयत्न करती है। आइए देखा जाए तीसरे भाग में। यहाँ से शुरू होती है, क्या देख न सकते जंजीरों का गाना, नीचे लाइन में उसी पैराग्राफ में इस बात हो रही क्यों हो, कोयल बोलो तो, कोकिल बोलो तो। आइए देखा जाए, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। पहले वाले पंक्ति में जो जेल में बंद जो कैदी है, वह कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या तुम मेरे हाथों में, मेरे पैरों में जो लोहे की जंजीरें लगी हुई हैं, उन्हें देख नहीं सकती। अर्थात कोयल बार बार जब उस जेल के ऊपर, चारदीवारी के ऊपर जाके अर्धरात्रि के समय बोलती है, तो कोयल की इस आवाज के माध्यम से जो कैदी है, वह उसे इस बात की आशंका होती है कि लगता है कोयल मेरे हाथों पैरों में लगी हुई जंजीरों को देखकर काफी अप्रसन्न है, असहज महसूस कर रही है। इसीलिए वह मेरे जंजीरों को, मेरे हथकड़ियों को, मेरे बेड़ियों को देखकर वह चीख रही है, अर्थात बोल रही है। फिर ऐसे स्थिति में कोयल को संबोधित करते हुए कैदी कहते हैं कि जिन जंजीरों और बेड़ियों को देख के तुम दुखी हो, वह जंजीरें, बेड़ियां, हथकड़ियां नहीं है। यूं समझो कि यह ब्रिटिश राज का गहना है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से वह बताने का प्रयत्न करते हैं। फिर से देखिए, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, हथकड़ियां क्यों,
यह ब्रिटिश राज का गहना। कभी कैदी के माध्यम से कहलवाते हैं कि हे कोयल, यह मत समझो कि हथकड़ी है, यह बेड़ी है, लोहे की जंजीरें हैं। यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई ये आभूषण है। और इस तरह से जो हमारे क्रांतिकारी जो व्यक्ति हैं, जो कैदी बने हुए हैं जेल में, वह सरकार के द्वारा जो बेड़ियां हथकड़ियां लगाई गई हैं उसे वह लोहे की जंजीरें नहीं समझकर आभूषण समझ रहे हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि वह कोई असामाजिक कार्य करके जेल में नहीं बंद हैं, बल्कि देश को आजाद कराने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है, जो भारतीय आंदोलन चल रहे हैं, व्यापक स्तर पर देश में आजादी की जो मांग हो रही है, उन सब में वह सम्मिलित हैं। इसीलिए जेल में बंद होकर भी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि हम अपने देश के सच्चे भक्त हैं, जो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और उसी के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने हमें अपने जेलों में बंद कर रखा है। साथ ही साथ जो सरकार के द्वारा उनके हाथों पैरों में बेड़ियां लगाई गई हैं, उसे भी वह अपना गर्व समझते हैं कि हम तो देश को आज़ाद कराने के उद्देश्य से जेल में बंद हैं। इसीलिए वो कहते हैं कोयल से, हे कोयल, तुम इन्हें जंजीर हथकड़ियां बेड़ियां मत समझो, यूं समझो कि ब्रिटिश राज के द्वारा प्रदान किया हुआ सम्मान है या आभूषण है। आगे कहते हैं कि यह ऐसा लगता है कि यह जो ब्रिटिश राज के द्वारा प्रदान किया गया यह जो आभूषण है, लोहे की जंजीरें, हथकड़ियां, बेड़ियां हैं, वह सब उनके श्रृंगार को बढ़ा रही हैं, ऐसा कवि महसूस कर रहे हैं। आगे की पंक्तियों में देखिए, कहते हैं कोल्हू का चरचर जू जीवन की तान। अर्थात आप देखेंगे कि कैदियों से नाना प्रकार के काम करवाए जाते हैं। कैदी कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो कैदियों से कोल्हू की भांति काम लिए जाते हैं, वह समझो अब हमारे जीवन की एक तान मतलब शान बन गए हैं। और इस तरह से मुझे अब जेलों में कोल्हू चलाने में भी जरा सा भी संकोच नहीं होता है। मैं निर्भीक मन से जेल में जो भी काम होते हैं मैं करता हूँ, ऐसा लगता है वह जीवन के हमारे शान बन गया है और मैं इसे स्वीकार कर लिया। आगे पर क्यों कहते हैं गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे यहाँ। जैसे जो भारतीय जो कैदी हैं जो जेल में बंद हैं, उन कैदियों से तमाम तरह के काम लिए जाते हैं। उनमें से एक काम यह भी होता है कि लोगों से बड़े बड़े पत्थर भी तोड़वाए जाते हैं। तो बड़े बड़े पत्थर तोड़ते हुए कभी ये कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। और इस तरह से कहते हैं कि मैं इस जेलखाने में पत्थर गिट्टी जो भी हैं उनको तोड़कर मानो स्वतंत्रता के संघर्ष, यूं कहा जाए कि जो पत्थर है उसकी उपमा दी गई है कि पत्थर जिस प्रकार से पत्थर मजबूत है, चट्टान है, उसी तरह से ब्रिटिश राज सरकार या ब्रिटिश शासन व्यवस्था भी है। तो इस तरह से ब्रिटिश शासन व्यवस्था रूपी पत्थर, जिस प्रकार से हम पत्थरों को तोड़ तोड़ के गिट्टियों में परिवर्तित कर देते हैं छोटे छोटे, उसी तरह से एक दिन ये ब्रिटिश रूपी जो साम्राज्य रूपी जो पत्थर है उसको भी तोड़ तोड़ के हम लोग गिट्टियों की तरह बिखर देंगे, अर्थात ब्रिटिश राज्य का अंत हम कर देंगे। देखिए पत्थर का मतलब है कि जिस तरह से
हम अपने छोटे छोटे अंगुलियों के माध्यम से हम इन बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे गिट्टियों में परिवर्तित कर देते हैं। उसी तरह से हम एक दिन ब्रिटिश रूपी जो पत्थर है, शासन व्यवस्था है, पत्थर के समान जो ब्रिटिश रूपी शासन व्यवस्था है, उसको भी तोड़ तोड़ कर गिट्टियों के समान बिखेर देंगे। आगे वो कहते हैं कि हु मोट खींचता लगा पेट पर। कहते हैं कि जो मोट होता है अर्थात जो कोल्हू या कोल्हू का जो जुगा होता है, जुगा मतलब होता है गांव की भाषा में जिस पर बैलों को लगाकर अपने खेतों की हम जुताई करते हैं। इस तरह से कहते हैं कि मैं उसको अपने पेट पर बांधकर चरसा चला रहा हूँ अर्थात उसे मैं खींच रहा हूँ। इस निरंतर क्रिया में जरा सा भी मुझे निसंकोच नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं निरंतर अपने प्रयास से रोज रोज पेट पर बांधकर जो चरस खींच रहा हूँ, उससे पानी तो निकल ही रहा है और दूसरी तरफ रचनाकार हमारा ध्यान आकृष्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि जिस प्रकार से हम चरस के माध्यम से कुएं में से पानी खाली करते हैं, उसी तरह से अपने साहस के माध्यम से एक दिन ब्रिटिश रूपी जो कुआं है, अन्याय रूपी जो कुआं है, उसके भी पानी खत्म होने का मतलब है शासन व्यवस्था उसकी एक इसी तरह से खत्म हो जाएगी। जिस तरह से हम रोज कुएं से पानी निकाल के कुएं को के पानी की सतह को कम करते जा रहे हैं, यानी कहा जाए खत्म कर दे रहे हैं, उसी तरह से ब्रिटिश रूपी जो कुआं है, ब्रिटिश शासन रूपी जो कुआं है, उसकी जो शासन का उपमा पानी से दिया गया है, उसके पानी को भी हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। आगे कहते हैं दिल में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। इस तरह से कहते हैं कि हे कोई, अब मुझे समझ में यह नहीं आ रहा है कि तो मधुर स्वर तुम्हारे कंठों से निकलते हैं, फिर तुम्हारे स्वरों से एक करुणा जैसी आवाज क्यों निकल रही है, जिसको सुनने के बाद व्यक्ति रोने लगता है। और इसलिए रात में गजब ढा रही आली। क्रांतिकारी व्यक्ति या यूँ कहा जाए कैदी है, कहते हैं कि दिन में नाना प्रकार की हमारे साथ यातनाएं दी जाती हैं, कठोर से कठोर दंड दिए जाते हैं, और फिर भी हम लोग उन यातनाओं या कठोर दंड से प्रताड़ित होने के बाद भी हमेशा संघर्ष और तनाव में बने रहते हैं। और इस तरह से संघर्ष और तनाव में बने रहने के बावजूद भी हम दिन भर के कष्टों से जब शाम को संध्या समय होता है, तो ऐसा लगता है कि तू अपनी आवाज़ के माध्यम से दिन भर के जो घाव होते हैं, उन घावों पर अपनी आवाज़ के माध्यम से मलहम या यूँ कहा जाए कि औषधि का लेप लगाने के लिए आती हो। इस तरह से या तो तुम अपनी आवाज़ के माध्यम से हमारे अंदर जो साहस धैर्य धीरे धीरे टूटता हुआ नजर आता है, आशा की जो चिंगारी या आशा की किरण कहीं हमें दूर दराज तक दिखाई नहीं देती है, क्या तुम सब आशा की रूपी किरण को हमारे सम्मुख उपस्थित करने का प्रयत्न करती हो, या हमारे अंदर आशा की कोई किरण जगाने का प्रयत्न करती हो। आगे कहते हैं इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो। शांत समय, पूरा संसार इस समय सो रहा है, सारा संसार निस्तब्धता में है, ऐसे शांत समय में तुम अंधकार को वेद अर्थात इतना अंधेरा चारों तरफ आकाश गंगा में छाया हुआ है, और इस अंधकार रात में भी तुम अपनी आवाज के माध्यम से इस निस्तब्धता में भी, शांत वातावरण में भी तुम अपने आवाज के माध्यम से
लोगों को जगाने का प्रयत्न कर रही हो, अर्थात संदेश देने का प्रयत्न कर रही हो। कोकिल बोलो तो, अर्थात हे कोयल बोलो। चुपचाप मधुर विद्रोह भी तुम्हारे कहते हैं कि तुम्हारे इन मधुर मधुर विद्रोह, मधुर मधुर आवाज में भी हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारे आवाज में भी इस ब्रिटिश सरकार के प्रति जो विद्रोह रूपी बीज है वह कहीं कहीं दिखाई देता है। अब देखिए, विद्रोह रूपी बीज अर्थात कभी इसमें इस बात की प्रस्तुत करना चाहते हैं या बताने का प्रयत्न करते हैं कि जिस तरह से भारतीय लोग सरकार के हर क्रियाकलाप से काफ़ी अप्रसन्न हैं और इस तरह से लोग उससे जद्दोजहद करते हैं अपनी आज़ादी के लिए, उसी में बहुत लोगों को बंदी भी बना लिया जाता है। कोयल भी उन बंदियों के ऊपर अपनी आवाज़ जहाँ बंदी बनाए हुए हैं उसके ऊपर वह उड़ते हुए अपनी आवाज़ के माध्यम से यह उन्हें जताने का प्रयत्न कर रही है कि हम भी आपके साथ आज़ादी की लड़ाई में आपके साथ हैं। इस तरह से कोयल की इस प्रतिक्रिया को देखने के बाद कैदी कोयल से कहता है, तुम्हारी मधुर मधुर आवाज़ों में भी ऐसा लगता है कि जैसे विद्रोह रूपी बीज दिखाई दे रहे हैं, अर्थात विद्रोह रूपी बीज दिख रहे हैं। फिर इस भांति बो रही क्यों हो, लेकिन तुम्हारे बोने का अर्थात तुम जो क्रांतिकारी जो विद्रोह रूपी बीज है उसको इस तरह से बो रही हो, अर्थात यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तो अपने आवाज़ के माध्यम से लोगों के अंदर वेदना क्यों जगा रही हो, अर्थात लोगों के जो सुख है उसमें तुम उन्हें दुखी करने का प्रयत्न क्यों कर रही हो। अर्थात माखला चतुर्वेदी जी यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे भारतीय लोग हैं जो देश की स्वतंत्र कराने वाली मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं, अर्थात वह स्वतंत्रता से उन्हें जरा सा भी लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों को कोयल अपने मधुर आवाज़ के माध्यम से उनके अंतर्मन में ब्रिटिश शासन व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावनाएं जगाने का प्रयत्न करती है। आइए देखा जाए इन पंक्तियों से कौन कौन से प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न होता है हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। पहले प्रश्न के माध्यम से माखला चतुर्वेदी जी ये बताने का प्रयत्न करते हैं हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, क्योंकि जो हमारे जो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं वह देश को आज़ाद कराने के उद्देश्य से वो जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं, उनके हाथों पैरों में जो बेड़ियां लगी हुई हैं, जो लोहे की जंजीरें लगी हुई हैं, उससे वह जरा सा भी उन्हें इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि वह ऐसा सामाजिक अनैतिक कार्य करके जेल में नहीं बंद है। वह अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं कि मैंने तो देश को आज़ाद कराने वाली जो विधा है उस पर उस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। इस तरह से उन्हें इन चीज़ों से किसी प्रकार का दुख नहीं। वही दूसरी प्रश्न देखेंगे, कैदी रूप में कल को जेल में क्या क्या काम करने वाले हैं। तो कैदी के रूप में कल को जेल में तमाम अनेक काम करने पड़ रहे हैं, जैसे बैल को कोल्हू के समान जिस प्रकार से बैल को कोल्हू में लगा के उसे नाना प्रकार के काम लिए जाते हैं, उसी प्रकार से कैदी को जेल में पत्थर भी तोड़ने का काम होता है। बैल की तरह कोल्हू में लगाकर पानी भी निकालने का, चरस के माध्यम से पानी भी निकालने का काम होता है और तमाम तरह की यातनाएं उन्हें दी जाती हैं। तीसरा, कोयल का स्वर कवि को किसके समान लग रहा है। तो यहाँ देखेंगे जो कवि का कोयल का जो स्वर है अत्यंत दयनीय दिशा में कैसी लग रही है, दयनीय दशा में लग रही है, क्यों? देखिए दयनीय दशा में लग रही है क्योंकि
आवाज में संवेदना प्रकट कर रही है, उसे कवि की दिशा पर गहरा दुख है। कवि के वर्तमान जो दशा है, वर्तमान दशा को बड़ा ही गहरा दुख है। इस कैदी रूप में कवि को जेल में क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं, दूसरे वाले लिखेंगे पत्थर, खींचना, चरस, पानी निकालने की विधि माध्यम से पानी निकालना, हथकड़ियों को गाना क्यों कहा गया कि जो कैदी हैं लोहे की जंजीरों को आभूषण मान रहे हैं। ब्रिटिश लोग भी आभूषण मान रहे हैं। उनका मानना है कि हमने कोई अनैतिक काम नहीं किया है, और हम जेल में बंद हैं तो देश को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बंद है। उद्देश्य सर के नीचे हलंत है, आधा स होगा, तो उद्देश्य से हम बंद हैं। इसलिए वह अपने आप में काफी गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम जेल में देश को आजाद कराने के उद्देश्य से बंद हैं। पहले वाले प्रश्न में देखेंगे। इसलिए हमें काफी गर्व महसूस करते हैं कि हमने अच्छा काम करके जेल में बंद हैं। यह नहीं है कि हम चोरी किए, डाकू हैं, बटमार हैं, या किसी व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के उपलक्ष्य हम जेल में बंद हैं। हम तो देश के लिए बंद हैं। आगे अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण दीजिए आप। अनुप्रास अलंकार के इसमें देख लीजिए, अनुप्रास अलंकार कोल्हू का चरक जू, कोल्हू का चरक जू भी अनुप्रास अलंकार है। कोल्हू का चरक जू यह भी अनुप्रास अलंकार है। और कोकिल बोलो, बार बार कोकिल शब्द का प्रयोग हुआ। कोकिल बोलो जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। जैसे आप देखेंगे छोटे क्लास में आप पढ़ते होंगे, 4 चंद्र की, 4 चंद्र की चंचल किरणें। मैथिली शरणगुप्त की रचना है, पंचवटी से ली गई है। 4 चंद्र, सही देख लीजिए, 4 चंद्र की चंचल रचना खेल रहे जलथल। इस तरह से यह पहले हो गई उदाहरण। वही दूसरे उदाहरण में भी हम देखते हैं तो बहुत मशहूर रचना होती है दम के द्वितीया,
दामिन्यो दम के द्वितीया द्वितीयामिन्यो। इस तरह से अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा यह होती है कि अनुप्रास अलंकार जहाँ एक वर्ण एक से अधिक बार आए, यानी बार बार आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस तरह से आज आप इस पैराग्राफ समाप्त होता है। अगले दिन हम आपको नए पैराग्राफ का व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक लिए धन्यवाद।